स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हम 3 वीडियो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ये 4th वीडियो है और प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने रशिया की वो सर्कमस्टांसेस देखी हैं, वो परिस्थितियां देखी हैं जो 1917 रशियन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें हमने सोशल पार्टीज़ का बनना देखा है। हमने 20th सेंचुरी में रशिया की कैसी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन कैसी थी। इसी के साथ साथ 1905 में रशिया में जो रिवॉल्यूशन होता है, ब्लडी संडे, उसको हमने देखा। और साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान रशिया की क्या कंडीशन होती है, इन सब को हम कलेक्टिवली प्रीवियस 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यानी अगर हम बात करें तो प्रीवियस 3 जो वीडियोस हैं वो कलेक्टिवली वो कॉजेज़ हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो आप ज़रूर देखें। मेरे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 9th की, वहाँ जाके आप सर्च करें। चैप्टर 1 के पूरे वीडियो हैं और चैप्टर 2 के 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। उनको देखें, समझें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि इसमें हम इस चैप्टर की जो मेन थीम है, रशियन रिवॉल्यूशन 1917 की जो रूसी क्रांति है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप इसे कर दीजिए, ताकि आपको न्यूली अपलोडेड वीडियोस की सूचनाएं नोटिफिकेशन में आती रहें। कई बार जो चैनल है वो यूट्यूब के सर्च बार में शो नहीं होता। इन केस आपको कोई वीडियो देखना है और चैनल सर्च नहीं हो रहा, उस कंडीशन में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस किया है, तो जब भी नए वीडियोस मैं डालूंगी आपको वो शो होंगे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ बाकी सब भी उठा सकें। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा बच्चों ने उन्हें देखा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पूछे गए प्रश्नों के भी जवाब दिए हैं। ये जान के बहुत ही अच्छा लगा। ये पूरा वीडियो भी आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जिसमें 1 मार्क्स के कई क्वेश्चंस बनते हैं, एज वेल एज 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे। पहली बात तो समझने वाली ये है कि 1917 में रशिया में 2 रिवॉल्यूशंस होते हैं, 2 क्रांतियां होती हैं। एक होती है फरवरी क्रांति और दूसरी होती है अक्टूबर क्रांति। ठीक है, तो सबसे पहले हम फरवरी क्रांति पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम फरवरी क्रांति के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं थी, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जाने रूस की जो राजधानी है पेट्रोग्राद, उसकी कंडीशन। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पेट्रोग्राद का नाम, यानी एक शहर था जिसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि पेट्रोग्राद का पुराना नाम क्या था। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं कि रूस की जो कैपिटल थी पेट्रोग्राद, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। कैसे? अगर हम लोकेशन वाइज देखें इसको, तो यहाँ से एक रिवर जाती थी, नेवा रिवर। इमेजिन कीजिए ये नेवा रिवर है। इसका जो बायां हिस्सा है, यानी लेफ्ट साइड जो है, इसमें पूरे फैशनेबल इलाके थे। ठीक है, इसमें जार का जो विंटर पैलेस है, या हम कह दें उसकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, या ड्यूमा की बैठक वाला महल है, यानी यहाँ सब हाई फाई बिल्डिंग्स थी, सरकारी इमारतें, फैशनेबल इलाका, देखने में लगता था संसाधनों से परिपूर्ण। लेकिन नेवा रिवर के राइट साइड में दाईं तरफ क्या था? मजदूरों के क्वार्टर, कारखाने, यानी आम जनता। और ये इलाका जो था ये इससे टोटल डिफर था। ठीक है, तो एक तो ये समझने वाली बात है।
यानी इस इलाके में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं थी कि नेवा नदी के राइट साइड में जो लोग रह रहे हैं वो कैसी कंडीशन से गुजर रहे हैं, किस तरह से उनके लिए आजीविका संकट पैदा हो चुका है। ठीक है, अब 1917 की क्या कंडीशन थी फरवरी की। देखिए, रूस जो एरिया है आपको पता है, साइबेरियन जो एक ठंडे प्रदेशों में आता है वो रूस में ही स्थित है। तो यहाँ बताया है कि बाहरी यानी मौसम खराब होने से हम बात करें कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, अत्यधिक जो शीत ऋतु है, सीवियर जो कोल्ड है, उसके कारण कोहरा और इस तरह से जो है फसल के लिए अप्रोप्रिएट क्लाइमेट नहीं बन सका, तो फसल अच्छे से नहीं उग सकी, क्रॉप फेलियर हो गया। जब क्रॉप फेलियर है, अनाज की कमी है, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन है, तो क्या हुआ, अनाज की कमी है तो कीमतें बढ़ेंगी, और जब भी ऐसी कोई चीज़ों की कमी आती है तो सबसे पहले समाज का जो सबसे लोअर ग्रुप है, जो सबसे गरीब तबका है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आपको ध्यान होगा 20वीं शताब्दी में हमने रशिया को पढ़ा कि किस तरह से मजदूर और किसानों की स्थिति थी। हमने ये भी देखा जार जो है वो कैसे निरंकुश था। 1905 की रशियन रिवॉल्यूशन देखा, उसमें भी हमने देखा कि जार को किस तरह से ड्यूमा को परमिशन देने के लिए मजबूर किया। यानी मजदूर जो हैं कैसे रोटी की डिमांड के लिए अपनी अपनी वेजेस को इंक्रीज कराने के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए जार के महल की तरफ जाते हैं, और जार उन्हें किस तरह से ट्रीट करता है। हमने ब्लडी संडे के बारे में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। यानी अभी तक जार के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया है कि पब्लिक सेटिस्फाई हो, और ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो कॉमन पीपल तो थे ही साथ सेना भी राजा के अगेंस्ट हो चुकी थी। तो जो ड्यूमा 1905 के बाद जो ड्यूमा को राजा ने परमिशन दी थी, पहली और दूसरी ड्यूमा को भंग कर दिया, और तीसरी ड्यूमा अपनी मर्जी से रूल्स चेंज करके अपने फेवरेबल ऑफिशियल्स को उसमें शामिल कर दिया। तो वो सारा आप पहले पढ़ चुके हो 3rd वीडियो में। तो राजा ने क्या किया, ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कंटिन्यू करता रहा। यानी कुल मिला के कॉमन पीपल है वो इसलिए परेशान है क्योंकि अनाज की कमी है, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, और जो उदारवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी हैं वो चाहते हैं कि राजा है उसके ऊपर नियंत्रण बना रहे। दोनों तरह की सिचुएशन चल रही हैं। और अब जो कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, रूस की स्थिति अच्छी नहीं थी, बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे, जार ने समर्थन खो दिया था, वो सारी सिचुएशन चल रही है। तो देखिए इसकी घटनाएं क्या थी। मेन घटनाओं को अगर हम देखें तो 22 फरवरी जो है 1917, 22 फरवरी में एक फैक्ट्री को परमानेंट लॉकडाउन कर दिया। ठीक है, अब लोगों में पहले ही गुस्सा था, पहले जो सैलरी मिल रही थी उससे काम नहीं चल रहा था, ऊपर से ये कंडीशन और वर्स्ट हो गई, ऊपर से क्रॉप फेलियर हो गया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन चल रही थी। तो 23 फरवरी को क्या हुआ, जो मजदूर हैं वो इकट्ठा हुए फैक्ट्री के, और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। और इन हड़तालों में महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसी कारण से ये इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है, घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्तमान में हम 8 मार्च को मनाते हैं। तो अब आपके माइंड में एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये तो 8 मार्च का है, जबकि मैडम 23 फरवरी बता रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ी एक बात समझने वाली है कि जो रूसी कैलेंडर है, रूसी कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के अनुसार चलता है। यानी रूस का कैलेंडर जूलियन कैलेंडर था, जो कि इंटरनेशनल कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है। ठीक है, तो जो रूस है वो इंटरनेशनल कैलेंडर को नहीं मानता था, जूलियन कैलेंडर को मानता था, और इसी कारण से वो इंटरनेशनल कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। तो इस प्रकार रूस के में जो रूसी कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो घटना 23 फरवरी को हुई वो वास्तव में इंटरनेशनल कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को हुई थी। इसलिए इसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। अगर हम बात करें कि रूस ने क्या किया, रूस ने फरवरी 1918 से ये जो रूसी कैलेंडर है इसको ख़त्म कर दिया, जूलियन कैलेंडर को, और वहाँ भी ग्रेगोरियन जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको अपना लिया गया। यानी फरवरी 1918 के बाद रूस की जो डेट्स हैं वो इंटरनेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही हैं, लेकिन उससे पहले की अगर डेट्स की बात करो
तो वो जूलियन कैलेंडर के अंतर्गत हैं, यानी उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आइए हम आगे देखते हैं कि चूंकि परमानेंट लॉकडाउन हो गया तो लोगों ने स्ट्राइक करनी शुरू की, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो लोग जो नेवा नदी के राइट साइड में रहते थे अब वो राजधानी के बीचों बीच आ गए हैं। फैशनेबल जो इलाके हैं जहाँ ड्यूमा का जो महल है, राजा का महल है, उन सब के उस फैशनेबल इलाके को घेर लिया है। तो स्टूडेंट्स आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो जार है उसके महल को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो अब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। राजा जो जार है वो घबरा जाता है, उसने कर्फ्यू लगा दिया, लोग डिस्पर्स हो गए, तितर बितर हो गए। लेकिन लोगों का असंतोष कम नहीं हुआ, लोग बार बार इकट्ठा हो रहे हैं। 25, 26, 24, 25 सारी ये जो डेट्स हैं आगामी, इनमें लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बार बार इकट्ठा हो रहे हैं। अब राजा ने क्या किया, राजा ने 25 जो फरवरी है उसको ड्यूमा को भंग कर दिया। अब लोग और आक्रोशित हो चुके हैं। 26 फरवरी को जो लोग हैं वो बाएं तट पे एकत्र हो गए, जो फैशनेबल इलाका था। ठीक है, अब लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और अब लोगों ने क्रांति शुरू कर दी है। 27 फरवरी को इन्होंने जितने भी पुलिस के मुख्यालय हैं उन पे हमला किया, उन्हें नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड है, लोगों का नारा है रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी। यानी सबसे पहले तो हमें भोजन उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स चल रही थी। इसके अलावा मजदूरों का जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, काम के घंटे 8 तय किए जाएं और अन्य नागरिक अधिकार भी प्राप्त हों। तो इस तरह से जो पूरे जनमत था, जो रूस की जनता थी जो एकजुट हो चुकी थी, अब उनकी ये मांगे थी, वो ये नारे लगा रही थी। अब क्या हुआ, जो राजा है, राजा घबरा गया। उसने अपनी सेना को, घुड़सवार सैनिकों को आदेश दिया कि वो गोली चलाएं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक जो हैं वो बड़ी संख्या में मारे गए और सैनिक भी जार की नीतियों से परेशान हो चुके थे। तो अब सैनिकों ने जार को समर्थन देना बंद कर दिया। सैनिकों ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया और अपने ही अफसरों पे गोली चला दी, उनके खिलाफ बगावत कर दिया और उनको मार दिया। यानी अब सेना भी जो मजदूरों के संगठन थे, जो मजदूरों की सोवियतें थी, उनके साथ शामिल हो गए क्रांति में। ठीक है, तो शाम होते होते क्या हुआ, मजदूर तो क्रांति में शामिल थे ही, कॉमन पीपल जो थे, साथ ही साथ सिपाही भी उसमें शामिल हो गए और वो एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ? वो इमारत जहाँ ड्यूमा की मीटिंग होती थी, वहाँ इकट्ठा हुए और वहाँ इकट्ठा होकर इन्होंने परिषदें बनाई, संगठन बनाया जिसे हम सोवियत कहते हैं। इन्होंने सोवियत का गठन किया और ये सोवियत पेट्रोग्राद सोवियत कहलाई। यहाँ आप एक दृश्य देख पा रहे हैं, पेट्रोग्राद सोवियत की मीटिंग चल रही है। देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं और अपना विचार मंथन कर रहे हैं कि आगामी उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सारी जगह पूरे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। तो आपने देखा कि सेना भी जो क्रांतिकारी थे उनके साथ मिल गई और इस तरह से पेट्रोग्राद सोवियत का निर्माण हुआ। अब क्या होता है, सोवियत जो है, सोवियत 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि सोवियत क्या है। सोवियत रूस में एक परिषद कह दें या स्थानीय स्वशासी संगठन कह दें, यानी लोकल जो संगठन है। अब जार जो है, जार पर प्रेशर बढ़ने लगा कि यस, लोग तो बड़ी संख्या में इकट्ठा होते जा रहे हैं, लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं। तो 28 फरवरी को उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल जार के पास भेजा और जार ने क्या किया, 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ से जार ने तो गद्दी छोड़ दी। अब जो फरवरी क्रांति हुई थी उसका क्या परिणाम निकला, अब अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, यानी देश का शासन अब अंतरिम सरकार चलाएगी। तो इस अंतरिम सरकार में कौन कौन थे, एक तो जो पेट्रोग्राद सोवियत बैठी, अभी अभी पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक हमने देखी थी, तो पेट्रोग्राद सोवियत प्लस जो ड्यूमा थी पहले जिसको भंग कर दिया, इनके नेताओं ने कलेक्टिवली देश का शासन चलाने के लिए क्या किया, अंतरिम सरकार का गठन किया और ये तय किया कि देश के लिए संविधान निर्माण होगा। तो संविधान का निर्माण कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा का चुनाव किया जाना है जिसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान होगा, यानी सभी जो नागरिक हैं रशिया के, जो वयस्क हैं, वो वोट देंगे और संविधान सभा का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा फरवरी क्रांति की घटनाएं। अब हम देखते हैं कि फरवरी क्रांति के बाद क्या हुआ। ये हमारा क्वेश्चन का दूसरा फेज शुरू हो गया।
फरवरी क्रांति के बाद रूस में क्या चीज़ें होती हैं, क्या सिचुएशन आती है, साथ ही साथ अप्रैल थीसिस का क्या मतलब है। अप्रैल थीसिस अलग से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो अभिशासन किसके पास आया फरवरी क्रांति के बाद? अभिशासन आया अंतरिम सरकार, सोवियत प्लस ड्यूमा के अधिकारी इसमें थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये अंतरिम सरकार निर्वाचित नहीं थी। इसमें अभी भी बड़े बड़े सैनिक अधिकारी कह दें या उद्योगपति, बड़े बड़े भूस्वामी, इन्हीं का प्रभाव था। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो उदारवादी यानी जनता का रिप्रेजेंटेशन करने वाले नेता नहीं थे। तो ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे जल्दी से जल्दी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, ठीक है, क्योंकि अभी तक जनसभाएं करना, संगठन बनाने, इस तरह की जो नागरिक आज़ादी वो चाहते थे वो अभी तक बहाल नहीं हुई थी। तो अब हम देखते हैं अप्रैल थीसिस। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता था लेनिन, और 1900 तक रूस में क्रांतियों को कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। इसलिए ये जो पॉपुलर नेता हो रहे थे क्रांतियों के संगठनों के, जार ने इन पे बड़ा अंकुश लगाया। और ऐसा ही एक नेता था लेनिन, बोल्शेविक पार्टी का, जो काफ़ी पॉपुलर था। इसे देश निकाला दे दिया था और इसने लंबे समय ये देश के बाहर रहा। लेकिन चूंकि अभी फरवरी क्रांति के चलते जार को पद से हटा दिया गया, तो अब ये सही मौका था। लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी का नेता है, जो कि एग्जाइल पे जीवन जी रहा था, निर्वासन पे, वो स्विट्ज़रलैंड से लौट आता है अप्रैल 1917, और अब उसका यहाँ देश में प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। तो लेनिन का देश में आगमन होता है। अब देखिए, लेनिन ने आते ही घोषणा की, क्योंकि तो एक पॉपुलर नेता था, बोल्शेविक पार्टी काफ़ी पॉपुलर थी पब्लिक में, तो इसने नेता ने क्या घोषणा की, उसकी घोषणाओं को अप्रैल थीसिस कहा गया है, ठीक है। तो बताया कि लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक पार्टी थी वो शुरू से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार का विरोध कर रही थी कि युद्ध से देश का भला नहीं होगा, युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें। और ये पार्टी शुरू से ही चाहती थी कि जितनी भी ये सोवियतें बनी हुई हैं, भूमि समिति कह दें या फैक्ट्री समिति कह दें, जितनी भी सोवियतें बनी हैं, सैनिक समिति, ये सब का जो समर्थन, यानी इन सब को कलेक्टिवली ना अपने हाथों में सत्ता ले लेनी चाहिए, जार की सत्ता को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू से ये, चाहे वो एग्जाइल पे रह रहा हो लेनिन या देश में आ गया हो, शुरू से ही वो जनता में काफ़ी पॉपुलर रहा और उसने हमेशा जार के खिलाफ जनमत को तैयार किया। तो इसने 3 घोषणाएं की। इन 3 घोषणाओं को अप्रैल थीसिस के जाना जाता है। तो ये 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली घोषणा थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो रूस है उसने हिस्सा लिया था, सैनिक हार रहे थे, 70 लाख सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके थे, 30 लाख जो लोग हैं वो शरणार्थी बन गए थे, और देश का बड़ा नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक नुकसान हुआ था। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो रूस को युद्ध से हटाना चाहते थे कि युद्ध से समाप्त कर दिया जाए, युद्ध को, रूस उससे हट जाए। दूसरी चीज़, जो ज़मीन है जो बहुत बड़े पैमाने पे चर्च के पास है या बड़े बड़े भूस्वामियों के पास है, वो ज़मीन लेकर किसानों को जो रियल में खेती करते हैं उनको सुपुर्द कर देनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जो बैंक है उनका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ये 3 घोषणाएं थी और इनको पब्लिक ने बहुत पसंद किया, और देखते देखते लेनिन और बोल्शेविक पार्टी खूब ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई, ठीक है। ये चित्र में आपको लेनिन नज़र आ रहे हैं, किस तरह से वो मजदूरों को संबोधित कर रहे हैं अप्रैल थीसिस के, यानी अप्रैल 1917। अब देखिए, अप्रैल के बाद के जो महीने हैं उनमें रूस की जो हलचल है, रूस में क्या क्या गतिविधियां होती हैं वो देखिए। एक तो बोल्शेविक पार्टी अपना नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रखी है, और बोल्शेविक पार्टी के मोटिवेशन से, उसके समर्थन से पूरे देश में बहुत सारी कमेटियां, सोवियतें बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे जो कारखाने हैं, औद्योगिक शहरी क्षेत्र में जो कारखाने हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहाँ मजदूरों ने मालिकों पे सवाल उठाए, अपने आंदोलन चलाए। इन ट्रेड यूनियंस की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही थी, और देखते देखते उन्होंने अपने हितों के लिए फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई। इसी तरह से हम बात करें तो सिपाहियों ने अपनी समितियाँ बनाई, उन्होंने भी अपने डिमांड्स के लिए अपनी कमेटियाँ, अपनी समितियाँ बनाई। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें हम तो भूमि समितियाँ, यानी जो किसान थे वो चाहते थे कि जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं लैंडलॉर्ड्स के पास, उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो वो भूमि समितियाँ बनाकर वो मोटिवेट हुए, जो 1900 में दल बना था फ्रांस में, रूस में, उससे मोटिवेट हुए, जो
किसानों का समर्थक था। आपको ध्यान होगा 1898 और 1900 में दो ग्रुप बने थे, दो संगठन बने थे, उनसे मोटिवेट हुए। साथ ही साथ जो बोल्शेविक पार्टी की जो घोषणा थी अप्रैल थीसिस कि जो भूमि है वो जोतने वालों को मिल जानी चाहिए। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी भूमि समितियां बनी और देखते देखते जून 1917 तक आते आते पूरे यूरोप में पूरे रूस में जो 500 सोवियतें जो हैं उन्होंने शिरकत की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में। यानी जो सोवियतों की जो कांग्रेस है उसमें पूरे रशिया की 500 सोवियतों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। यानी इस बात को इंडिकेट करता है कि पूरे रशिया में जो सोवियतें हैं यानी जो संगठन हैं, चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, बड़ी संख्या में बनती जा रही हैं। जार के खिलाफ जो समर्थन था वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उसके खिलाफ जो समर्थन था। साथ ही साथ जो अभी अंतरिम सरकार का जो शासन है उससे कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये सब लोग बोल्शेविक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जो अंतरिम सरकार थी उसकी ताकत धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और इसको कहीं ना कहीं जो बोल्शेविक पार्टी है उसे खतरा नज़र आने लगा। क्यों? क्योंकि बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था, अंतरिम सरकार जो है उसकी पावर कम होती जा रही थी। तो अब धीरे धीरे अंतरिम सरकार ने बोल्शेविकों का दमन करना शुरू कर दिया। जो बोल्शेविकों को समर्थन दे रहे थे मजदूर, उनका दमन करना शुरू कर दिया। देखिए, आप एक दृश्य देख पा रहे हैं कि किस तरह से बोल्शेविकों पर सेना द्वारा कैसे गोलीबारी की गई है। यानी कुल मिला के अंतरिम सरकार सत्ता में जो आई है वो हटना नहीं चाहती, वो चाहती कि हम सत्ता में बने रहें और हमारा जन समर्थन भी बना रहे। अब देखिए, रूस में एक और क्रांति होती है। अभी तक हमने पहले पढ़ी फरवरी क्रांति। फरवरी क्रांति के बाद क्या घटनाएं हुई, किस तरह से लेनिन और बोल्शेविक पार्टी का प्रभाव बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि 1917 में रूस में एक और क्रांति होती है, वो है अक्टूबर क्रांति। यानी कुल मिला के 1917 में रूस में दो क्रांतियां होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अक्टूबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यही क्रांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, अंतरिम सरकार, ये क्रांति किस किस के बीच में होती है? अंतरिम सरकार जो नहीं चाहती कि बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़े, इसलिए बोल्शेविकों का दमन करना शुरू करती है और दोनों में टकराव पैदा होता है, ठीक है। सितंबर 1917 आते आते जो बोल्शेविक हैं उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। जहां भी उनके समर्थक फैले हुए हैं, चाहे वो फैक्ट्री में मजदूर हैं या सेना में सिपाही हैं, उन सबको एकजुट किया और इस बात के लिए तैयार कर लिया। 16 अक्टूबर आते आते इस बात के लिए तैयार कर दिया कि वो सत्ता पे कब्जा करें। यानी अब हम सत्ता पे कब्जा करेंगे। इसके लिए लेनिन ने अपने पूरे जो बोल्शेविक समर्थक हैं, चाहे वो मजदूर हैं चाहे सिपाही हैं, उन सबको सत्ता पे कब्जा करने के लिए तैयार कर लिया, ठीक है। अब जो बोल्शेविक पार्टी है उसके एक और प्रमुख नेता थे लियान ट्रोट्स्की। इनके नेतृत्व में एक समिति बनी, एक सैनिक क्रांतिकारी समिति, और इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अक्टूबर 1917 की क्रांति में। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, सैनिक क्रांतिकारी समिति अपने सभी जो बोल्शेविक पार्टी के जो लोग हैं उनको पूरा संगठित करना, एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी क्रांति को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो 24 अक्टूबर आते आते जो अंतरिम सरकार है उसको भी चिंता सताने लगी और अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उन्होंने भी अपने समर्थन जुटाना शुरू किया। शहर के बाहर जाकर उन्होंने भी सैनिक टुकड़ियां और अपने समर्थकों को जुटाना शुरू किया ताकि वो बोल्शेविकों के बढ़ते हुए प्रभाव को कंट्रोल कर सके। और इसी तरह से अंतरिम सरकार ने बोल्शेविकों के दो जो न्यूज़पेपर के ऑफिसेज हैं उनका घेराव किया। साथ ही साथ जो विंटर पैलेस है, जो ऑफिसेज इनके दफ्तर हैं, इनके ऑफिसेज हैं, या टेलीफोन और टेलीग्राफ के जो ऑफिसेज हैं, जो सरकारी बिल्डिंग हैं, उनकी रक्षा के लिए भी सैनिक भेजे ताकि बोल्शेविक इन्हें डिस्ट्रॉय ना कर सकें। लेकिन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी समिति बनाई थी बोल्शेविकों ने, उन्होंने धीरे धीरे जितने भी सरकारी कार्यालय थे उन पर कब्जा करना शुरू किया, मंत्रियों को अरेस्ट करना शुरू किया और अरोरा नाम का जो युद्धपोत था, जो जहाज था, उससे विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। और देखते देखते उनके जितने भी सैनिक ठिकाने थे, जो उनके जो मेन अड्डे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उन पर कंट्रोल कर दिया। शाम होते होते ये जो बोल्शेविकों ने जो गठित की थी क्रांतिकारी समिति, इसने लगभग पूरे शहर पे अपना नियंत्रण कर लिया और अंतरिम सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया।
तो इस प्रकार दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद जो क्षेत्र हैं वहाँ पूरा बोल्शेविकों का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, और इस प्रकार पेट्रोग्राद जो राजधानी है उसमें अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की जो बैठक होती है, उस बैठक में बोल्शेविकों ने अपनी ये जो क्रांति थी, अपनी जो ये एक्टिविटी थी जिसमें उन्होंने अंतरिम सरकार को डिफीट करके सत्ता पे खुद अधिकार कर लिया, इसको अप्रूवल दिला दिया, इसको समर्थन दिला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बोल्शेविक पार्टी ने, लेनिन ने इस क्रांति को जायज़ ठहरा दिया और एक तरह से ये पूरे रशिया की जो सोवियतें थी, उनकी जो ये कांग्रेस थी, इसने सर्टिफाई कर दिया, इसने समर्थन दे दिया। मीन्स इनडायरेक्ट वे से जो जनता है वो इसको समर्थन दे रही है। अब हम बात करें कॉमिंटर्न, एक वर्ड है कॉमिंटर्न। तो कॉमिंटर्न का प्रश्न बनता है 1 मार्क्स का। कॉमिंटर्न क्या है? जो समाजवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उनकी एक इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, इसका नाम कैसे बना है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम कॉमिंटर्न है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपको ये स्पेलिंग नजर आएगी। इन दोनों स्पेलिंग्स के स्टार्टिंग के वर्ड ले लिए, कम्युनिस्ट का कॉम ले लिया और इंटरनेशनल का इंटर्न ले लिया और इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पर ये कॉमिंटर्न बन गया। यानी कॉमिंटर्न जो है समाजवादियों का या कम्युनिस्टों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूस में 2 क्रांतियां होती हैं और दोनों क्रांतियों में क्या क्या चेंजेस आए और किस तरह से रूस की स्थिति बदली, वो हमने देखा। अब आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बोल्शेविक क्रांति के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है और ट्राटस्की के नेतृत्व में कौन सी समिति का गठन हुआ। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के नाम से कौन सी क्रांति को जाना जाता है और ट्राटस्की के नेतृत्व में कौन सी समिति का गठन हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, आइए अब हम देखते हैं अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्योंकि अक्टूबर में रूस की जो सत्ता है वो बोल्शेविकों के हाथ में आ जाती है। तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं देखिए। तो देखिए, जो बोल्शेविक है वो हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो संसाधन है, उसका वितरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित हो। संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए ताकि लोगों को उसका प्रॉपर लाभ मिल सके। तो देखिए उन्होंने क्या क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन उद्योगों का और बैंकों का। साथ ही साथ ज़मीन, जैसा कि लेनिन ने घोषणा की थी अप्रैल थीसिस में, देखिए वो सारे सत्ता में आने के बाद उन सब का एग्जीक्यूशन चल रहा है, उन सबको पूरा किया जा रहा है। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी और जो किसान हैं उनको परमिशन मिल गई कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़मीन है बड़ी बड़ी सामंतों की, उन पर कब्जा कर ले। ठीक है, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो आवास हैं, जो बड़े बड़े घर हैं, उनके एक बड़े हिस्से पे कब्जा करके ऐसे लोगों को दे दिए गए जो कि बेघर थे। साथ ही साथ चूंकि बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई है तो ये पता भी चलना चाहिए कि बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई है तो पहले से चली आ रही जितनी भी टाइटल्स थे, उन पुराने टाइटल्स जिनको जो नोबल्स हैं, अभिजात वर्ग के जो लोग हैं, उनको यूज़ करते थे, उन सबको एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। और इसी के साथ न्यू यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस की, सेना में और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए न्यू यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दी। और बोल्शेविक पार्टी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसने अपना नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। तो ये कई सारे बदलाव आए। अब अगर आपको ध्यान है तो हमने पीछे पढ़ा था कि संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे। तो नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए, लेकिन सोचने वाली बात यह है, जानने वाली, कि बोल्शेविक पार्टी को इसमें समर्थन नहीं मिला। तो समर्थन नहीं मिला तो क्या हुआ, लेनिन ने क्या किया, लेनिन को तो ये हार स्वीकार ही नहीं थी। जनवरी 1918 में उसने क्या किया, जो संविधान सभा इलेक्ट हुई थी उसने बोल्शेविकों के जो प्रस्ताव हैं, जो ये नियम डिसाइड कर रहे हैं, उन सबको खारिज कर दिया। लेकिन लेनिन को ये चीज़ पसंद नहीं आई। लेनिन ने उस असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया, क्योंकि लेनिन का मानना था कि देश की ये जो अनसर्टेन कंडीशन है, अनिश्चित परिस्थितियां, इनमें ये चुनी जाने वाली जो असेंबली है इसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है। इसकी बजाय तो जो पूरे देश की सोवियतों की एक जो कांग्रेस है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, वो कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। तो इस तरीके से
जो ये संविधान सभा का चुनाव हुआ था इसको बर्खास्त करके अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ही मेन दर्जा दिया गया। अब मार्च 18 आते आते क्या हुआ, जो लेनिन है इसने अपने जो साथ के जो राजनीतिक दल थे, अन्य जो राजनीतिक सहयोगी थे, उनसे बिना सलाह मशवरा किए, उनके असहमति के बावजूद भी जर्मनी से एक संधि कर ली ब्रेस्ट लिथोवेस्क की, और इसने धीरे 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 अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। क्या किया, अब जो बोल्शेविक पार्टी है वो देश की एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी। देश में किसी और पार्टी को बनने की इजाज़त ही नहीं दी। ठीक है, तो बताया कि फोर्थ कमिंग जो ईयर्स हैं, आगामी जो वर्ष हैं, उनमें बोल्शेविक पार्टी ही अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले जो इलेक्शन हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। क्यों? क्योंकि किसी और पार्टी को तो बनने की परमिशन ही नहीं दी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को रूस की संसद का दर्जा दे दिया। तो इस प्रकार रूस जो है वो एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। यानी उसमें एक ही पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वो है बोल्शेविक पार्टी, और उसी की सरकार आएगी। तो इस तरह से ये सिस्टम इन्होंने बनाया। अब बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आती है। जैसे सत्ता में आती है धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाना शुरू करती है। अन्य किसी पार्टी को अधिकार नहीं है कि वो बने या सरकार जो सत्ता में है, पार्टी जो सत्ता में है बोल्शेविक पार्टी, उसके खिलाफ कुछ करे। तो ट्रेड यूनियनों पे ये जो बोल्शेविक पार्टी ये पूरा कंट्रोल रखती थी। इसी तरह से अपनी पूरी गुप्तचर व्यवस्था को भी अपडेट कर रखा था, जिसे चेका कहा गया। जो भी बोल्शेविकों की निंदा करते थे उन्हें पनिश किया जाता था। ठीक, लेकिन इसी के साथ साथ जो युवा वर्ग है देश का, जिसमें हम लेखक, कलाकार और अन्य बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो इस पार्टी की तरफ आकर्षित भी हो रहे थे। यानी एक तरफ जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं पार्टी से मोह भंग हो रहा था। कहीं कहीं वो पार्टी की नीतियाँ, जैसे पार्टी की पहले समर्थक थे पार्टी के, लेकिन पार्टी की इन तरह की नीतियों से कि पार्टी किसी और राजनीतिक दल को बनने की परमिशन नहीं देती या निंदा करने वालों को सजा दे रही है, इन सब नीतियों के चलते जो कभी इसके समर्थक होते थे धीरे धीरे इससे हटने लगे। ऑन द अदर हैंड देश के युवा वर्ग जो हैं, कुछ लोगों को ये पार्टी पसंद भी आ रही है और इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमने देखा इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन होते हैं और कैसे सत्ता का परिवर्तन चलता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूस में 1917 में कितनी क्रांतियां होती हैं और कब कब होती हैं, और फाइनली पावर किसके हाथों में आती है। तो इसमें हमने फरवरी और अक्टूबर में जो बदलाव आए और बोल्शेविक पार्टी ने किस तरह से सत्ता पे अधिकार किया, ये पूरा हमने इस वीडियो में देखा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, आपको समझ आए हैं, आपने अच्छे से उनमें कमेंट दिए हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये समझ आए और आपने अपने सवालों के जवाब बहुत सही दिए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप रेगुलर इन वीडियोस को देखिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी एट योर होम्स। ऑल द बेस्ट।